हे बुकवर्म्स, इट्स यश और आप सभी बुक लवर्स का मैक मैनसन के सेल्फ गाइड स्कूल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने पेश हूँ इस बुक के 5th चैप्टर के साथ। यू आर ऑलवेज चूजिंग, जस्ट लाइक यू चूज टू ओपन दिस वीडियो एंड विल चूज टू लाइक इट टू। जस्ट किडिंग। सो गाइस, विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मान लीजिए आपके सर पर कोई बंदूक रखे और आपसे बोले कि 20 किलोमीटर दौड़ वरना तेरा भेजा उड़ा दूंगा। काफ़ी खराब सिचुएशन, राइट? अब मान लीजिए आपके पास अच्छे शूज़ हैं, आप महीनों से इस रेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस आपका फिनिश लाइन पर वेट कर रहे हैं, तो शायद यही 20 किलोमीटर आप हंसते हंसते दौड़ जाएंगे। तो दोनों सिचुएशंस में फ़र्क क्या है? फ़र्क है चॉइस का। पहली सिचुएशन में आप पर वो चीज़ थोपी गई थी बिना आपकी मर्जी के, जबकि दूसरी सिचुएशन में आपने उस सिचुएशन को चूज़ किया और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड भी थे। अगर आप भी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपने उस सिचुएशन को चूज़ नहीं किया था और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। जैसे सरप्राइज टेस्ट और एक्चुअल टेस्ट, दोनों में सिलेबस इक्वल ही आता है, पर बच्चों को ज़्यादा सरप्राइज टेस्ट से रुलाते हैं। चलिए एक कहानी से इसे समझते हैं। विलियम जेम्स, जो हालांकि एक रिच फैमिली में पैदा हुआ था, उसे बचपन से ही काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ रहे, और ऐसे वैसे हेल्थ इश्यूज़ नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ इश्यूज़। आई प्रॉब्लम, जिसने उसे बचपन में ही कुछ दिनों के लिए अंधा बना दिया था। स्टमक इन्फेक्शन, जिसके चलते वो सिर्फ और सिर्फ डाइट वाला खाना खाने को मजबूर था। सुनने में दिक्कत और ऐसा बैक पेन जो उसे अपाहिज बना सकता था। इन्हीं हेल्थ प्रॉब्लम्स के चलते जेम्स अपना ज़्यादातर टाइम घर पे गुजारता। ना कोई दोस्त, ना कोई एक्टिविटी। उसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में था, पेंटिंग। वही उसे अच्छा लगता था और उसी में उसको खुशी मिलती थी। जेम्स के फादर को उसका ये नकारापन बिल्कुल पसंद नहीं था। ऊपर से जेम्स का भाई और उसकी बहन एक सक्सेसफुल राइटर बन चुके थे। अब फैमिली में बचा कौन? हमारा ऑड वन आउट विलियम जेम्स। इसी के चलते जेम्स के फादर ने अपने कुछ कनेक्शंस का यूज़ करके उसका एडमिशन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में करा दिया, पर वहाँ भी जेम्स का कुछ ना हो सका। जेम्स अपने आप को डॉक्टर से ज़्यादा पेशेंट से कनेक्ट कर पा रहा था। फिर होना क्या था? उसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से निकाल दिया गया। फिर उसने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक एक्सपेडिशन ज्वाइन की। ये बात है 1860 की, तो ना फ़ोन, ना जीपीएस और ना वो कंफर्ट जो आज आप अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ऊपर से हमारे जेम्स के हेल्थ इश्यूज़। तो हुआ यूँ कि वहाँ पहुँचते ही जेम्स को स्मॉल पॉक्स हो गया, पहले ही दिन। फिर क्या, एक के बाद एक तकलीफें, कभी उसका बैक पेन, कभी उसका स्टमक कंडीशन। इस एक्सपीडिशन में उसका बचना मुश्किल था, पर किसी तरह वो जंगल से बाहर आ पाया, जहां उसके स्वागत में उसके गुस्साए फादर खड़े थे। अब तक जेम्स इतना जवान नहीं रहा था। लगभग 30 साल का जेम्स अनएम्प्लॉयड था और एक फेलियर, और एक ऐसी बॉडी में था जो कभी भी उसका साथ छोड़ सकती थी। उसकी लाइफ में परमानेंट थी तो सिर्फ परेशानियां और दुख दर्द। पर एक रात एक फिलोसोफर चार्ल्स पियर्स का लेक्चर सुनते हुए उसने डिसाइड किया एक एक्सपेरिमेंट करने की। उसने ये अज्यूम किया कि वो 1 साल तक ये मानेगा कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण वो खुद ही है। अब अगले 1 साल तक वो इन्हीं कंडीशंस को चेंज करने की कोशिश करेगा, और अगर 1 साल में कुछ नहीं चेंज होता है तो वो अपनी लाइफ खत्म कर देगा। तो हुआ क्या? जेम्स अपने टाइम का एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर के रूप में फेमस हुआ। उसका काम कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। उसने हार्वर्ड में जाके पढ़ाया भी, और उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया रीबर्थ, यानी कि पुनर्जन्म, और इसी एक्सपेरिमेंट को अपने बदले जीवन का रीज़न बताया। तो इस कहानी से हम क्या सीखे? हम ये सीखे कि हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं उन सब चीज़ों के लिए जो हमारी लाइफ में हो रही है। अब जो हो चुका उसको हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते और ना ही चेंज कर सकते हैं, पर उसे किस तरह से डील करना है या किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है ये हम ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। पर हम अपना रिस्पॉन्स किस बेसिस पर दें, और वो डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस पर। तो आप चाहें या ना चाहें, यू आर ऑलवेज चूजिंग। जिम्मेदारियों का भ्रम। ऑथर बताते हैं कि कई साल पहले उन्होंने एक ब्लॉग लिखा, और ब्लॉग के एंड में एक लाइन लिखी कि किसी महान फिलोसोफर ने कहा है, बड़ी ताकतों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां। तो किसी रीडर ने कमेंट करके बोला कि कहीं वो फिलोसोफर अंकल बेन तो नहीं? अरे, अपने स्पाइडरमैन के चाचा। और ये थे उनके आखिरी वर्ड्स पीटर को।
विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर अगर ध्यान दिया जाए तो इस कोट का एक बेटर वर्जन भी है, विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम ग्रेट पावर। क्योंकि रियल लाइफ में किसी को भी स्पाइडरमैन की तरह पहले पावर्स नहीं मिलती। पावर कम्स आफ्टर वी एक्सेप्ट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑथर का एक दोस्त था जो हाइट में थोड़ा राजपाल यादव था, पर पर्सनैलिटी, लुक्स, एजुकेशन में टॉप नॉच। पर सिर्फ अपनी हाइट को तवज्जो देते हुए वो डेटिंग से कतराता था। कभी भी जाता तो उनका इसकी हाइट पे कुछ कमेंट करना और इनका सब छोड़ छाड़ के घर आ जाना। बेसिकली उसने अपनी हाइट को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया, बिना ये सोचे कि वो कितना स्मार्ट और गुड लुकिंग है। अब यहाँ भी उसकी प्रॉब्लम्स को उसकी चॉइसेस ने ही जन्म दिया था। उसके हिसाब से ये दुनिया सिर्फ लंबे लोगों की है, क्योंकि अगर वो अपनी हाइट को प्रायोरिटी ना देते हुए अपने बाकी फीचर्स पे कॉन्सेंट्रेट करता तो शायद वो इतना निराश नहीं होता। बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि इससे गलती भी उन्हीं की निकाली जाएगी। हालांकि ये दोनों एक साथ आते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि ये एक ही हो। अगर मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होऊंगा और शायद गलती भी मेरी ही होगी। पर अगर एक दिन मैं उठूं और मेरे दरवाजे पर मुझे एक बेबी मिले तो वो मेरा फॉल्ट नहीं होगा, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बन जाएगी। रिस्पॉन्सिबल होना प्रेजेंट टेंस है, जबकि आपकी गलती होना पास्ट टेंस। और आपके फ्यूचर में क्या होता है यह आपके प्रेजेंट के डिसीजंस पर डिपेंड करता है, ना कि आपकी पास्ट की गलतियों से। ब्रेकअप का भी यही सीन है। लोग खुद को ब्लेम करते हैं दूसरों की गलती के लिए, विच मेक्स देम सैड एंड सॉरी। बस कुछ लोगों को ये बात जल्दी समझ में आती है, कुछ को देर में। माना हम दूसरों के डिसीजन नहीं बदल सकते, पर अपने इमोशंस को कैसे डील करना है ये चॉइसेस आपकी अपनी ही होती है। पर इससे एक बात सीखी जा सकती है कि अपने पुराने रिलेशनशिप से सीख लेकर आप अपने फ्यूचर रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं। क्योंकि एक रिलेशन में गलती चाहे किसी की भी हो, पर रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक हो ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता। ये तो बात हुई छोटे मोटे ब्रेकअप्स की। अगर किसी के साथ कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऐसी ट्रेजेडीज में किसकी गलती निकाली जाए और इससे किस तरह डील किया जाए? मान लीजिए किसी ने एक्सीडेंट में अपने पेरेंट्स को खो दिया, किसी ने अपनी वाइफ को, किसी ने अपने बच्चों को, तो इसका प्रॉपर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? चलिए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। 2008 में तालिबान ने पाकिस्तान की स्वाट वैली पर अपना कब्जा जमा लिया और वहाँ पर टीवी, फिल्म्स, औरतों का बाहर घूमना, बच्चों का स्कूल जाना, सब पर रोक लगा दी। पर 2009 में एक 11 साल की बच्ची ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, जो कि थी मलाला यूसुफजई। उन्होंने ऑनलाइन एक पोस्ट भी डाली कि तालिबान मेरे पढ़ने का हक कैसे छीन सकता है। अब इसका रिजल्ट ये निकला कि 2012 में इसी मलाला को बस में फेस पर गोली मार दी गई, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई। इसके बाद तालिबान ने धमकी दी कि अगर मलाला जिंदा बच भी गई तो वो उसके पूरे परिवार को और उसको मार देगी। लेकिन आज मलाला जिंदा है और मुस्लिम औरतों के साथ हो रहे उत्पीड़न को अपनी आवाज़ के जरिए दुनिया के सामने ला रही है। और अपने इसी प्रयासों के लिए उसे 2014 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। हालांकि उसके साथ जो हुआ उसके बाद वो चुप भी रह सकती थी, पर उसने अपनी इस ट्रेजेडी को अपनी आवाज़ के आड़े नहीं आने दिया। हाँ, माना किसी अपने को खोने का दुख बहुत ज़्यादा होता है, पर हम उस इमोशन से किस तरह डील करते हैं, असल में यही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है।